पागल है। आप भी नहीं, कोई बात नहीं, वो ऐसे कुछ नहीं है। टेक द थिंग्स नॉर्मली एंड आगे बढ़े, पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। वी आर योर टीचर्स। जब फिर ऐसे बोलते हैं ना कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं ना, हम उस स्कूल के प्रिंसिपल रिटायर हो चुके हैं, उससे भी कहीं आगे जी। तो डोंट वरी, पढ़ाई पे ध्यान दें, बाकी तो चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ सर, चलती रहेंगी, उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है मैम। चैप्टर 5 11th क्लास, चैप्टर का नाम बता दो। WPAC, वर्क, पावर, एनर्जी एंड कोहेजन में आज का टॉपिक इज इलास्टिसिटी इन अ स्प्रिंग। डाउट भी डिस्कस कर लेंगे होमवर्क में से, करेंगे उसको भी डिस्कस। बट टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाएगा, पूरी क्लास चाहिए इस टॉपिक के लिए मुझे जी। पहले 2 घंटे क्लास अभी जस्ट कंप्लीट करके फिर ही क्लास स्टार्ट किए। तो जिन्होंने पहले 2 घंटे वाली क्लास अटेंड की है, मतलब जिस क्लास में कुछ बच्चे सो रहे थे, तो और ज़्यादा थक जाएंगे फिर जी। जनरली वी यूज 2 टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स, one like this and another like this। ये कौन सा स्प्रिंग है, स्पाइरल या हेलिकल? हेलिकल स्प्रिंग। ये कौन सा है, स्पाइरल स्प्रिंग। कहीं यूज करते हुए देखें? वहाँ स्प्रिंग की तरफ नहीं यूज होता, वो तो ठीक है, बाइंडिंग कर दिया बस। स्प्रिंग में यूज क्या होता है? हाँ, पेन में यूज होता है, बिल्कुल। हाँ, अच्छा देखें जरा प्लीज। स्प्रिंग बैलेंस हमने देखा होगा, जिससे वेट मेजर करते हैं। स्प्रिंग लगा होता है, उसमें नीचे हुक लगा होता है, उसमें वेट को अटैच कर देते हैं और उससे वेट मेजर करते हैं। कौन सा स्प्रिंग है, स्पाइरल, हेलिकल? हेलिकल स्प्रिंग है। ऐसे ही कुछ गाड़ियां, कुछ टॉय कार, यू नो टॉय कार वैसी आती हैं जिनमें ऐसे चाबी से घुमाते हैं, तो उसमें ऐसा स्प्रिंग लगा होता है, जैसे उसको घुमाएंगे ये टाइट होता चला जाएगा। यानी जितना उसको घुमाने में मैंने एनर्जी स्पेंड की, मैं जो एनर्जी खर्च कर रहा हूँ, वो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे ही छोड़ेंगे वो एक्सपेंड करता है और गाड़ी चलना शुरू कर देती है, टॉय चलना शुरू कर देता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। स्पाइरल सेल में भी तो यूज होता है। स्पाइरल सेल में नहीं, रिमोट में नहीं, सेल का जो 2 एंड होता है, फ्रेम होता है, वो फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। फ्रेम के अंदर जो एनर्जी उसमें लास्ट वाले पार्ट में दूसरे। हाँ, तो सेल में नहीं हुआ ना, रिमोट में हुआ ना। सेल को फिक्स करने के लिए यूज कर रहे हैं उसको। हाँ, तो वैसे तो पेन में भी कर रहे हैं ना, पेन में भी तो लग रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। यूज बहुत सारे हैं, देखें जरा एक एक करके। तो स्प्रिंग में मेनली कौन सी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है जो स्प्रिंग को इंपॉर्टेंट बनाती है? दैट इज नेम्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। कौन सा सिटी? इलास्टिसिटी, ठीक है जी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? सिटी ऑफ इलास्टिक। क्या लिखेंगे जी? प्रॉपर्टी ड्यू टू विच स्प्रिंग regains its original position. Property due to which a body regains original position. Original position और कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। ओरिजिनल पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है शेप एंड साइज। स्प्रिंग को जैसे ही खींचेंगे और रिलीज करेंगे ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ऐसे ही हम यहाँ तो नॉर्मली बात करेंगे, इलास्टिसिटी सभी बॉडीज में होती है, बट उसको स्प्रिंग में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिगेन ओरिजिनल पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच करा, रिलीज करा, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा ड्यू टू elasticity. Next is deforming force. Deforming force क्या होगा? Internal या external? Deforming force is the external force. We can say applied force. External force which regains, we can say due to which regains original position or configuration. से change करेगा। External force which changes original position or configuration. ओरिजिनल पोजीशन को जो चेंज करेगा वो एक्सटर्नल फोर्स, एप्लाइड फोर्स। व्हाट इज द रीस्टोरिंग फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स इज द इंटरनल फोर्स। ये क्या करेगा? इंटरनल फोर्स विच रीगेन्स ओरिजिनल पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। जो पोजीशन को, कॉन्फ़िगरेशन को, शेप एंड साइज को जो चेंज करेगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एप्लाइड फोर्स। जो ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करेगा, रिस्टोर करेगा, लेके आएगा ओरिजिनल पोजीशन में, वो डिफॉर्मिंग फोर्स, वो रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है? What is restoring force? Answer. ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएगा। ये इंटरनल है या एक्सटर्नल? ऑब्वियसली एक्सटर्नल, इंटरनल है। ध्यान दें, within elastic limit, within elastic limit, restoring force is equal and opposite to deforming force. Within elastic limit दोनों equal हैं and opposite हैं, and हमें हमारे सिलेबस में within elastic limit ही स्टडी करना है। हमारे सिलेबस में यही है, within elastic limit। क्वेश्चन आया, ये इलास्टिक लिमिट क्या है जी? व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? मैक्सिमम कैपेसिटी अप टू विच वी कैन स्ट्रेच। हाँ, रिगेनिंग ओरिजिनल पोजीशन। जैसे इसकी हम बात करें, मैम, हंसिका मैम, क्या होता है इलास्टिक लिमिट? आप भी बताओ ना, मैं तो बता ही रहा हूँ। मैं बताऊंगा तो पेन खराब कराओगे और कुछ नहीं। मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड होती है, फिर स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है, फिर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। जैसे कि वो हेलिकल स्प्रिंग है, हाँ, उसको ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो ज़्यादा एक्सपैंड होगा, और फिर उसको डायरेक्ट छोड़ेंगे तो वो अपनी शेप में आएगा। ये इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट वो ना जो सबसे ज़्यादा रीगेन कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा। कहना क्या चाहते हो? देखो जरा प्लीज, हमने स्प्रिंग को यहाँ फिक्स कर दिया है। अब इसको हम यहाँ से खींचेंगे, इसे थोड़ा सा खींचा एंड रिलीज कर दे। शायद ऐसे आंखें खोल तो शायद विजिबल नहीं होगा उतना,
है ना, मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। हमने इसको खींचा एंड रिलीज कर दिया, ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। हाँ। बोलोगे हमें दिखाई नहीं दे रहा, स्ट्रेचिंग तब दिखाई देगी जब वो स्प्रिंग दिखेगा। अब वीडियो दिख रहा है हाँ, वीडियो में दिख रहा है। हाँ वीडियो में दिख रहा है, वीडियो में और पास से दिखा देता हूँ मैं इसे, ठीक है, बाद में भी दिखा देंगे। अब एक लिमिट से ज़्यादा, एक लिमिट तक इसे स्ट्रेच करेंगे, रिलीज करेंगे, ओरिजिनल पोजीशन में आता रहेगा। एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया एंड रिलीज कर दिया, पर जैसे ही छोड़ेंगे अब ओरिजिनल पोजीशन में ये नहीं आया। मतलब इलास्टिक लिमिट से हम बाहर चले गए, जिससे अब वो ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं कर पाएगा। दैट इज इलास्टिक लिमिट। यानी लिखेंगे क्या, समझे जरा, इट इज मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, maximum deforming force up to which if applied and removed, हमने फोर्स लगाया और रिमूव कर दिया एंड रिमूव, देन स्प्रिंग या बॉडी, बॉडी लिखिए, कोई भी बॉडी हो सकती है, स्प्रिंग के साथ और भी हो सकते हैं, देन बॉडी रिगेन्स ओरिजिनल पोजीशन। इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, यानी इलास्टिक लिमिट से बाहर चले गए हैं। ये इलास्टिक लिमिट से बाहर चले गए, अब ये ओरिजिनल पोजीशन में अपने आप नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी हम इलास्टिक लिमिट से आगे चले गए। हमारे सिलेबस में इलास्टिक लिमिट ही है, यहीं तक हमें स्टडी करना है, इलास्टिक लिमिट से बाहर स्टडी नहीं करना, ठीक है जी। क्वेश्चन है विच वन इज मोर इलास्टिक, बताओ विच वन इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। क्या बता रहे समीर? रबड़ नहीं, रबर, स्टील बोल रहे सब। आंसर इज स्टील। अब क्वेश्चन आया आरव सर, कैसे याद रखोगे? जो टेक्निकल आंसर होगा वो भी बताऊंगा, बट वैसे रिप्लाई कैसे करें, तो रिप्लाई करने का तरीका है लेस फ्लेक्सिबल मीन्स मोर इलास्टिक, लेस फ्लेक्सिबल मीन्स मोर इलास्टिक। ये समझने का तरीका है। डेली लाइफ में जो हम बोलते हैं ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है तो ज्यादा इलास्टिक, वो मिसकॉन्सेप्शन है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू साइंस, वो गलत है, मिसकॉन्सेप्शन है। हालांकि पेरेंट्स को ये बात बोलेंगे, मम्मा को ये बात बोलेंगे तो वो बोलेंगे दिमाग खराब हो गया, ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है तो ज़्यादा इलास्टिक है, अच्छा इलास्टिक, ऐसा बोलते हैं जनरली घरों में, बट वो मिसकॉन्सेप्शन है, वो गलत है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग, ध्यान रहेगा। तो हमें चेक करना है कि कौन ज़्यादा इलास्टिक है, जो लेस फ्लेक्सिबल होगा, मतलब स्ट्रेच ज़्यादा या कम, कम स्ट्रेच होगा वो ज्यादा इलास्टिक है। बट टेक्निकल आंसर क्या होगा वो भी बताऊंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दें, विच वन इज मोर इलास्टिक, एयर और वाटर? एयर वाटर में ज्यादा इलास्टिक कौन होगा? ऑब्वियसली क्या लिख दूं? वाटर, क्योंकि वाटर एयर के कंपैरिजन में लेस फ्लेक्सिबल है, ठीक है। दैट्स व्हाई एयर, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वाटर इज लेस फ्लेक्सिबल मींस मोर इलास्टिक। फिर क्वेश्चन है टेक्निकल आंसर कैसे देंगे, तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज नोन एज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ states that within elastic limit
within elastic limit, restoring force is directly proportional to and opposite to displacement. Restoring force is directly proportional to and minus का मतलब opposite to displacement. कौन सा फोर्स है जी? Restoring force proportional to minus x. x क्या है यहाँ पे? Displacement मतलब stretching या compression, both. एक्सपेंड करें स्प्रिंग को या कंप्रेस करें, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट, दोनों को ही हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे x. एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों ही x हैं यहाँ पे. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज k. सो फॉर्मूला आ गया f इक्वल टू माइनस kx. कौन सा लॉ है? हुक्स लॉ है. अब क्वेश्चन आया यहाँ ये k होगा क्या? माइनस x बाई एफ. समीर मेक इट करेक्ट. नहीं आएगा. f by x पक्का? f by x. देख लो. Yes sir. बहुत बढ़िया. सभी बच्चे अटेंटिव रहें, कई बार मिस्टेक हो जाती है तो ध्यान रखें इस पे. माइनस एफ बाई एक्स. ऐसा यूनिट क्या होगी जदित? फोर्स यानी न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, न्यूटन पर मीटर. आर यू प्रेजेंट? के डिपेंड्स ऑन व्हाट? एफ और एक्स और बोथ? दोनों पे ही डिपेंड नहीं होगा. क्या कह रहे हो? नहीं होगा. कि दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा. कहाँ पढ़ के हैं? बुक खोल रखी है, अभी पढ़ के बता रहे हैं ना? अभी पढ़ के बता रहे, घर से पढ़ के नहीं आए. अच्छा पढ़ा है? बहुत पढ़ा है जी. ग्रेट. तो पढ़ा है तो बताना सर. किसका के ज्यादा होगा, स्टील का है रबर का? इक्वल होगा. इक्वल होगा मतलब दोनों इक्वली इलास्टिक हैं. अब देख के बता दो. ये तो सेम होगा. हाँ, इसी सेम नहीं होगा. इसी को मैं बोल रहा था कि टेक्निकल आंसर क्या देंगे. वैसे एनालाइज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, बट टेक्निकली जिसमें के की वैल्यू ज्यादा होगी उसी की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी. हायर इज द वैल्यू ऑफ के, ग्रेटर इज द इलास्टिसिटी. Sir, k f और x पर डिपेंड नहीं करेगा. ग्रेटर इज द इलास्टिसिटी. अब क्वेश्चन आया ये के है क्या? इसका नाम क्या है? बोलेंगे क्या इसको? इससे बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट. क्वेश्चन वहीं का वहीं है. ये दोनों पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है वंशिका मैम? इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? सारा पहले भी बताया मैंने कॉन्सेप्ट. चलिए कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा, पूछ लेते हैं. आ जाए. पढ़ा नहीं आपने? देखें जरा प्लीज. लिसन एवरीवन. डायरेक्टली का मतलब ये डबल तो ये भी डबल, Yes sir. ये डबल तो ये भी डबल, रेशो से. ये हाफ तो ये हाँ, रेशो सेम. यानी x में जितना चेंज आएगा f में भी उतना ही चेंज आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दोनों में चेंज डिफरेंट हो ही नहीं सकता. जितना इसमें चेंज उतना इसमें चेंज, रेशियो तो फिर हमेशा ही सेम रहेगा. सो जहां जहां जिसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो कांस्टेंट जिसका कांस्टेंट है उन पे डिपेंड नहीं करेगा. जैसे इन दोनों का कांस्टेंट है ये, तो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा. एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्मूलाज.
कोई भी फॉर्मूला किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी पढ़ रहे हैं आप, जिसका कांस्टेंट उन पे डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रहेगा। अब क्वेश्चन आया, इन पे नहीं करेगा ना, किसी पे तो करेगा, किस पे करेगा, कि डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल and original length, we can say natural length of the spring, natural length of the spring पे inversely proportional होगा। जितनी नेचुरल, जब उसे स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं कर रखा तब उसकी जो लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। उसकी नेचुरल लेंथ ज्यादा है तो उसका के कम होगा, नेचुरल लेंथ कम है तो के ज्यादा होगा। इन पे डिपेंड करता है, इन दोनों पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। डू फास्ट, फिर इसमें एक और छोटा सा पॉइंट आएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करेंगे। देखें जरा, हुक्स लॉ states that restoring force कितना आ गया, माइनस के एक्स। ये restoring force है and within elastic limit applied force भी इतना ही होगा। इसी में next point is, देखो जरा प्लीज, elastic potential energy, elastic potential energy represented by what, कैपिटल U। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल U ऑफ a spring, elastic potential energy of a spring is defined as, ध्यान दें प्लीज, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, हमेशा इक्वल्स टू वर्क डन बाय applied force, work done by applied force to do what, to stretch or to compress the spring, to stretch or to compress the spring suddenly, slowly, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में वी मस्ट राइट स्लोली। पोटेंशियल एनर्जी बहुत टाइप्स के होते हैं, 11th में आगे भी कई चैप्टर्स में आएंगे, 12th में भी कई चैप्टर्स में आएंगे, सब में एक कॉमन कॉन्सेप्ट रहेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स स्लोली। ये कॉन्सेप्ट कॉमन रहेगा, सिचुएशन चेंज हो जाएंगी, यहाँ स्प्रिंग को स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो आगे सिचुएशन चेंज होगी, बट बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स सडनली। दैट इज वर्क डन का फॉर्मूला बताओ जी, एफ डी एक्स कॉस थीटा में फोर्स कौन सा होगा, एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल, क्योंकि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स है तो अप्लाइड फोर्स कौन सा होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स, एक ही बात है। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब चेक करेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है, चेक करने के लिए वी टेक आ स्प्रिंग फिक्स्ड एट दिस पोजीशन, यहां पे स्प्रिंग को फिक्स कर दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसको यहां से हम ऐसे खींच रहे हैं, इस पे हमने इधर फोर्स लगाया और इसको स्ट्रेच करके यहां ले आए, तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाया, लेफ्ट या राइट, राइट, ऑब्वियसली राइट, 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 किधर लगाया है, राइट, राइट राइट राइट, यू आर राइट, दैट इज, ठीक है, इधर फोर्स लगाया है और हमने इसे स्ट्रेच करके यहां से यहां ले गए हैं,
यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई 0, यहाँ कितना मान लें, जो मर्जी आप लेके चले, मैंने मैक्सिमम एक्सटेंशन x नॉट मान लिया। तो यहां तक जब स्ट्रेच करेंगे रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर खींचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट इधर आ जाएगा। दैट इज क्वेश्चन आया एक्सटर्नल फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स से ज्यादा लगाएं या कम। हम ये क्या करेगा, इसको स्ट्रेच करेगा और ये स्ट्रेच होने से रोकेगा, तो हम इससे ज्यादा लगाएं या कम लगाएं। ज्यादा लगाया, ये ज्यादा लगा दिया तो नहीं टूटेगा, नहीं ये कम, ये ज्यादा लगा, इससे ज्यादा लगा दिया है तो यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे स्पीड बढ़ती जाएगी और स्पीड बढ़ेगी यानी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखना है, नेग्लिजिबल रखना है। काइनेटिक एनर्जी जीरो या नेग्लिजिबल कब होगी, जब हम स्लोली स्ट्रेच करेंगे, वेरी स्लोली मूव कराएंगे। यदि स्लोली नहीं रखा तो वर्क डन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा, बट हमें पोटेंशियल मेजर करना है, यानी काइनेटिक को जीरो ही रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी मस्ट स्ट्रेच स्लोली। ज्यादा लगाया तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड नहीं बढ़नी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए, सो ज्यादा नहीं लगा सकते। कम लगाया, इससे कम लगाया तो स्ट्रेच ही नहीं होगा, कम लगाया तो स्ट्रेच ही नहीं होगा, यानी कितना लगाना पड़ेगा, इक्वल लगाना पड़ेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट या सेम, इसके ऑपोजिट लगाना पड़ेगा माइनस। माइनस रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस के एक्स, अभी हमने पढ़ा था माइनस के एक्स, तो आंसर क्या आ गया जी, माइनस माइनस प्लस के एक्स। एक्स यहाँ जीरो है, यह एक्स नोट है, जैसे जैसे स्ट्रेच करेंगे एक्स बढ़ता जाएगा, एक्स बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करना पड़ेगा मींस कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज करना पड़ेगा मतलब कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन की नीड है या नहीं है, मींस इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये था जो मैंने समझाया, ये कहीं लिखा नहीं जा सकता, समझाया जा सकता है। आप भी कहीं लिखेंगे तो समझ सकते हैं, बट यहाँ तो स्टेप्स ही लिखने पड़ेंगे। जो सब समझाया मैंने ओरली वो लिखना नहीं है, लिखा नहीं जा सकता वो चीज़। शुड आई रिपीट? मजा आ रहा है? यस सर। ज्यादा हो रहा है? वाई स्लोली? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखना है, बिकॉज वर्क डन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है, काइनेटिक को जीरो रखेंगे तो सारा इसके इक्वल आ जाएगा। अब स्लोली मूव कराना है तो एक्सटर्नल फोर्स इसके इक्वल लगाना पड़ेगा। कम लगाया चलेगा ही नहीं, ज्यादा लगाया तो स्पीड आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो व्हाट वी डू, इक्वल फोर्स लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। माइनस वैल्यू पुट की, ये आ गया, x बढ़ता जाएगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, यानी इसको बढ़ाना पड़ेगा, मींस वेरिएबल है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये था कॉन्सेप्ट। अब तो क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है। आ गया जी आंसर। इक्वेशन फर्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला kx dx cos थीटा कितना आएगा, 180 या 0? एक्सटर्नल फोर्स किधर है, राइट या लेफ्ट? एंड डिस्प्लेसमेंट यानी स्ट्रेच किधर कर रहे हैं, वो भी इधर ही है। हमने फोर्स किधर लगाया, इधर, और स्ट्रेच भी इधर ही हो रहा है। सो सेम डायरेक्शन में है थीटा 0 cos 0 1। लिमिट्स क्या होंगी, 0 to x0। आता है इंटीग्रेशन, क्या आएगा,
K कांस्टेंट है, जिट इज बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन बता दो। पावर 1 है, 1 ऐड कर देंगे, x स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स कैसे पुट करोगे? 0 टू x नॉट में फाइनल माइनस इनिशियल, x की जगह पे लिखेंगे x नॉट स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। आंसर बिकम्स हाफ k x नॉट का स्क्वायर। दिस इज elastic potential energy of a spring। यानी इसको स्ट्रेच करने में हमें खींचना पड़ेगा, एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। जितनी भी एनर्जी स्पेंड करेंगे वो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। इसी को कहा जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इट ऑल ऑफ यू? ये मिनिमम एनर्जी है। ये नहीं, ये जितनी आपने स्टोर कराई उतनी है, बुकलेट दे दो, जितना आप वर्क डन करेंगे उतनी स्टोर हो जाएगी। मिनिमम हो या मैक्सिमम, वो हमें देखना है कि हम कितना वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन मैं कराना चाहूँगा। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, तो कैसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा देखिए जरा। मॉड्यूल में से क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि होमवर्क एक कम हो जाएगा, है ना। तो लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। सामने जाके समझ लें। A spring of a hook slope, it requires 20 joule of work to stretch by 0.1 meter। यानी कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? 20 जूल टू स्ट्रेच बाय 0.1 मीटर। स्प्रिंग को 0.1 मीटर स्ट्रेच करने के लिए 20 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है। फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर। कितना है ये? इक्वल टू हाफ के एक्स की वैल्यू कितनी है? 0.1 का स्क्वायर क्या होगा? 0.1 का स्क्वायर 0.0। पॉइंट हटा दे तो क्या आ गया? के कितना हो जाएगा? 4000 न्यूटन पर मीटर। ये के आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सेकंड पार्ट में कहा, सुन रहे हो? सेकंड पार्ट में कहा हाउ मच वर्क शुड बी डन टू स्ट्रेच इट फर्दर 0.1 मीटर। फॉर 0.1 मीटर स्ट्रेच हो गया, फर्दर 0.1 और स्ट्रेच करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन टू स्ट्रेच फर्दर 0.1 मीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। फर्दर 0.1 स्ट्रेच करना है तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? हाफ के एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला है, इसमें जो एक्सटेंशन है ये हमेशा टोटल आएगा। एक्स हमेशा टोटल होगा, तो यहाँ समझना पड़ेगा ये जो वर्क डन है ये कितना है? x इक्वल टू 0 टू 0.1 मीटर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? x इक्वल टू 0 टू 0.2 मीटर। 0.1 पहले था प्लस 0.1 और स्ट्रेच कर दिया तो टोटल कितना हो गया? 0 से 0.2 का ही आंसर आएगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? W2 मान लूं हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के की वैल्यू 4000, x कितना लें? 0.2 का स्क्वायर 0.04। आंसर क्या आ गया ऋतिक? कितना टाइम लगाओगे? 20। पॉइंट से 2 जीरो कट गए, 2 2 जा 4, कितना लिख दूं? 20 80 जूल। इज दैट आंसर? नो। ये 0 to 0.2 है और उन्होंने 0 to 0.2 नहीं पूछा, उन्होंने 0.1 फर्दर का मतलब है 0.1 to 0.2। हमें निकालना था x इक्वल टू 0.1 मीटर टू 0.2 मीटर, ये निकालना था। तो अब वर्क डन कितना होगा?
W2 माइनस पहले पॉइंट 1 में जो था उसे W1 कह देंगे। तो कितना हो गया 80 माइनस 20 यानी 60 जूल आएगा। यहाँ अक्सर मिस्टेक कर बैठते हैं, 80 जूल लिख देते हैं या 20 जूल ही लिख देते हैं। पहले पॉइंट 1 में 20 आ रहा है तो अगले पॉइंट 1 में भी 20 आएगा। नो, क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में स्क्वायर डिपेंडेंसी है। आर प्रेजेंट? x को डबल कर देंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर आ रहा है ना। x की वैल्यू ट्रिपल करेंगे तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है। डू कंप्लीट फास्ट। तब तक मैं डिवाइड में 2 है वो विच वन 1/2 ये 2 ऊपर ले लेना है। नहीं आप बोल रहे हो ना अगर 3 टाइम्स करें तो 9 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये x है तो वक्तन ये आ गया। तो x करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, 2 का स्क्वायर वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये सेम रहेगा। ये तो कांस्टेंट में आ जाएगा। डू फास्ट एवरीवन। कुछ बच्चे पैकिंग में लग गए हैं। नोट डाउन फास्ट एवरीवन। तब तक मैं HW मार्क कर दूं। जल्दी से कंप्लीट करें। आपका HW इज 15 to 18। न्यूमेरिकल्स में से एक तो मैंने करा दिया। कल फर्स्ट 5 चैप्टर्स का इंक्लूडिंग यहाँ तक सिनॉप्सिस राइटिंग है। सिनॉप्सिस का मतलब है टॉपिक का नाम एंड उसका फॉर्मूला। कहीं डायग्राम है तो डायग्राम भी करना है, डेरिवेशन नहीं करना है। फर्स्ट 5 चैप्टर के ओनली सिनॉप्सिस राइटिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय।